हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास की फिजिक्स। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला चैप्टर क्या दिया गया है नाइन्थ क्लास में। तो दोस्तों देख लेते हैं। क्लास नाइन्थ है दोस्तों, और पहला जो इसका चैप्टर है वो दोस्तों दिया गया है गति के बारे में। पहला चैप्टर दोस्तों गति है। दोस्तों देख लेते हैं गति, इसे इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। मोशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गति क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं विरामावस्था। तो पहली ही इसकी हेडिंग देखेंगे, विरामावस्था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विरामावस्था में क्या होता है। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु विरामावस्था में जब कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाती है तब कहलाती है जब वह किसी बिंदु या जब वह किसी बिंदु या तंत्र के सापेक्ष बिंदु या तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है। कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह अवस्था विरामावस्था कहलाती है। तो वह अवस्था विरामावस्था कहलाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं जैसे। इसमें जैसे क्या होगा, विरामावस्था में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे स्कूल, घर, पेड़, भवन आदि। ये दोस्तों क्या है, किसी तंत्र या वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, विरामावस्था बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं गतिमान अवस्था क्या होती है, यानी गति अवस्था क्या होती है, गति किस तरीके से होती है। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों गतिमान अवस्था। तो दूसरी हेडिंग है दोस्तों गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं क्या है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु या तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है।
जब कोई वस्तु किसी बिंदु या तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह अवस्था गतिमान अवस्था कहलाती है। गतिमान अवस्था कहलाती है। तो वह अवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? गतिमान अवस्था कहलाती है। अब इसमें देख लेते हैं जैसे कौन कौन से होते हैं। जैसे साइकिल, मोटर कार, रेलगाड़ी आदि। ये दोस्तों क्या है? ये सब गतिमान अवस्था, यानी अपने समय के साथ किसी वस्तु या तंत्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन करते हैं, तो ये गतिमान अवस्था की श्रेणी में आते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गतिमान अवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे गतिमान अवस्था, गतिमान अवस्था के प्रकार। क्या दोस्तों दिया गया? गतिमान अवस्था के प्रकार। अब आइए देख लेते हैं गतिमान अवस्था के निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। गतिमान अवस्था के कौन कौन से प्रकार आते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 डालते हैं। नंबर 1 घूर्णन गति। घूर्णन गति दोस्तों यहाँ पर इसे सही से लिख लेते हैं, अड़ा बना और ये ना बना है दोस्तों। यहाँ पर घूर्णन लिखा है, घूर्णन गति है। यहाँ से फिर से लिख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये है घूर्णन गति। अब दोस्तों देख लेते हैं घूर्णन गति किस तरीके की होती है। दोस्तों होती है गोलाकार पथ में, गोलाकार पथ में। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरे पॉइंट पर क्या है दोस्तों। दूसरे पॉइंट पर रेखीय गति होती है। कौन सी होती है? रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति किस तरीके से होती है? ऐसे एकदम सीधे एक रेखा, सरल रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे रेखीय गति बोलते हैं। इसमें देख लो दोस्तों, देख लेते हैं क्या है, कैसा पथ होता है। इसमें रेखीय पथ होता है। कैसा पथ होता है? रेखीय पथ होता है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होता है। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कंपन गति। क्या होती है? कंपन गति। अब कंपन गति में कैसा होता है? दोलन पथ होता है। दोलन पथ होता है, इस तरीके से दोलन पथ हो जाता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसके बाद में अदिश राशियां होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? अदिश राशियां। तो लिख लेते हैं अदिश राशियां। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अदिश राशियां किस तरीके की होती हैं। अदिश राशियां वे राशियां
वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वह भौतिक इकाई, वह भौतिक इकाई, वह भौतिक इकाई अदिश राशि, वह भौतिक इकाई अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है। और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या दिया गया है, इसमें जैसे देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, जिसमें केवल राशि की बात होती है दोस्तों, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे दिया जाए चाल, उसके बाद में दूरी आदि, ये सब कैसे हैं, ये सब अदिश राशियां होती हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशि क्या कहलाती है। तो लिख लेते हैं सदिश राशि। दोस्तों लिखेंगे सदिश राशि क्या होती है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, ये सदिश राशियां कहलाती हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि दोस्तों नोट करने में आसानी रहे, और एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, एक बार से रिवीजन कर लें और हाईलाइट कर लें ताकि नोट करने में आसानी रहे। दोस्तों देख लेते हैं पहली हेडिंग क्या है, दिया गया है विरामावस्था क्या होती है। तो इसे हाईलाइट करेंगे दोस्तों इस तरीके से, हाईलाइट से। अब दोस्तों दिया गया है, दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस में दोस्तों। फिजिक्स दिया गया, सबसे पहले फिजिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में दोस्तों पढ़ते हैं, पहला चैप्टर दिया गया गति यानी कि मोशन। अब दोस्तों विरामावस्था यानी स्टेबल अवस्था क्या होती है किसी वस्तु की, यानी जब कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाती है जब वह किसी बिंदु या तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो वह अवस्था विरामावस्था कहलाती है। दोस्तों जैसे स्कूल
स्कूल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कहीं पर कोई स्कूल स्थित है, जैसे अकबरपुर इंटर कॉलेज अकबरपुर में स्थित है, रूरा में आरपीएस इंटर कॉलेज स्थित है, तो ये अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करते हैं? कभी नहीं करते हैं। बहुत जमाने से दोस्तों अकबरपुर रूरा में स्थित है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता कभी। तो ये कौन सी अवस्था में होते हैं? विरामावस्था में। जैसे हम लोगों के घर हैं, वो भी सदा कैसे रहते हैं? अपनी वही विरामावस्था में रहते हैं, समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों पेड़ होते हैं, ये भी एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों भवन होते हैं, ये भी अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, बड़े बड़े भवन बने होते हैं दोस्तों, गेस्ट हाउस वगैरह, वो भी अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब दूसरी स्थिति दोस्तों दी गई है गतिमान अवस्था, इसे हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों। गतिमान अवस्था क्या दिया गया दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी बिंदु या तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह अवस्था गतिमान अवस्था कहलाती है। दोस्तों जब कोई वस्तु है समय के साथ साथ अपने क्या स्थिति में परिवर्तन करेगी, जैसे कि साइकिल। दोस्तों सब लोग साइकिल से स्कूल जाते हैं, सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और कुछ समय बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। तो साइकिल के द्वारा क्या है, वस्तु जो है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाता है, परिवर्तन होता है, तो वह अवस्था क्या होती है? गतिमान अवस्था होती है। जैसे मोटर कार भी चलती रहती है, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, तो मोटर कार हो गया दोस्तों। रेलगाड़ी हो गई, तो ये भी समय के साथ में क्या है, अपनी स्थिति को बदलती रहती है। यानी एक समय पर यहाँ है, मान लो कानपुर में है, और दूसरे समय पर एक समय होगा जब वो दिल्ली पहुंच जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगली हेडिंग दोस्तों। तो अगला प्रकार दिया गया है कि गतिमान अवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों। तो अब देख लेते हैं गतिमान अवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला दिया गया है घूर्णन गति। क्या दिया गया है? घूर्णन गति। और घूर्णन गति कैसी होती है दोस्तों? गोलाकार पथ पर होती है। उसके बाद दिया गया रेखीय गति। ये कैसे होती है? किसी रेखीय पथ पर होती है। कंपन गति कैसे होती है? ये दोलन पथ होता है कंपन गति के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं अदिश राशियां। क्या दिया गया दोस्तों? अदिश राशियां। तो क्या लिखा है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वह भौतिक इकाई अदिश राशि कहलाती है। जैसे चाल। दोस्तों जो चाल होती है उसे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दूरी है, तो दूरी के लिए भी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी दिशा नहीं होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं सदिश राशियां। तो दोस्तों सदिश राशि क्या होती है, आइए देख लेते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग और विस्थापन। दोस्तों वेग क्या है? यह भी समय के साथ साथ यानी इसका परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। तो दोस्तों जब समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों की चीजें होती हैं, दोनों चीजें होती हैं, तो उसमें सदिश राशि होती है। यानी इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ यानी उनके मान के साथ साथ उसकी दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वो सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो दोस्तों ये था पहला टॉपिक और पहले चैप्टर यानी गति के बारे में। अब आइए देख लेते हैं इसके अगले टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग क्या है। तो दोस्तों अगला टॉपिक दिया गया है दूरी तथा विस्थापन। तो लिखेंगे दोस्तों दूरी तथा विस्थापन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे, ये एक कोई स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है इस तरीके की, इसे ए मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति इसकी ए है, और ये इस तरीके से ऐसे ये इस स्थिति पर आ गई है, और इस स्थिति को दोस्तों मान लेंगे कि ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर आ गई है, अंतिम स्थिति पर। यहाँ पर ये बिंदु आ गया है बी के बीच में इस तरीके से। अब इनके बीच की जब दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो इनके दोनों के बीच की जो ये होगी ये दूरी कहलाएगी। यानी इस वाले स्पॉट के बीच में और इस वाले स्पॉट के बीच में जो ये होगी ये क्या कहलाएगी? न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे? न्यूनतम दूरी। तो ये दोस्तों हो गया स्पॉट जो है बीच का, न्यूनतम दूरी हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस जगह से एक ये स्पॉट बनना, एक ये दूरी बन गई है ये, और इस तरीके से यहाँ से ऐसे चले थे, इस तरीके से ऐसे आ गए यहाँ पर।
अब यहाँ जहाँ से दोस्तों स्टार्ट किया था ए बिंदु से, उसे लिखते हैं प्रारंभिक, उसे लिखते हैं प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। जहाँ से स्टार्ट किया था उसे क्या लिख लिया, प्रारंभिक स्थिति लिख लिया। उसके बाद जहाँ पर आकर रुक गए हैं इस जगह, उसे लिखेंगे दोस्तों इस जगह आकर रुके हैं तो ये वाली जो हो गई ये कहलाएगी अंतिम स्थिति। यहाँ पर आकर रुके हैं तो ये हो जाएगी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो ये दोस्तों पॉइंट हो जाएगा अंतिम स्थिति का। ये यहाँ पर जो ये बीच का पॉइंट बना है ये हो जाएगा वह वास्तविक पथ, वह वास्तविक पथ, वह वास्तविक पथ जो जो वस्तु द्वारा, जो वस्तु द्वारा चला गया है, चला गया है। वह वास्तविक पथ जो वस्तु के द्वारा चला गया है, तो दोस्तों वो कहलाएगा दूरी। क्या कहलाएगा, दूरी। तो इस तरीके से ये गति होती है दोस्तों। जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं उसे प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, और इस तरीके से घूम के जहाँ पर आएंगे उसे अंतिम स्थिति कहेंगे। उसके जो बीच का स्पॉट निकालेंगे, बीच की जो सरल रेखा निकालेंगे, वो दोनों के बीच की ये दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये न्यूनतम दूरी है, और यह जो पूरा पथ है ये वास्तविक पथ है जो वस्तु के द्वारा चला गया, यानी ये जो पूरी दूरी है इस तरीके से ये उसका वास्तविक पथ है, और ये जो सामने की दूरी होगी ये उसकी न्यूनतम दूरी कहलाएगी। अब आइए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे दोस्तों वास्तविक पथ, वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु, जो कि कोई वस्तु वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से, अपनी प्रारंभिक स्थिति से, अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच, अंतिम स्थिति के बीच प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, चलती है, चलती है। ये दोस्तों कोष्टक बंद करेंगे। वास्तविक पथ का माप, का माप उसकी दूरी कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है। उसकी दूरी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया था पहले पॉइंट में। वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है उसकी माप जो है वो दूरी कहलाती है। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों दूरी एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, 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 दिशा नहीं होती है,
दिशा नहीं होती है, केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों ये पॉइंट नंबर है तीसरा। विस्थापन विस्थापन किसी वस्तु की विस्थापन किसी वस्तु की विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी का मापन होता है। न्यूनतम दूरी का मापन होता है। न्यूनतम दूरी का मापन होता है। तो अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन एवं दिशा दोनों होते हैं। मापन एवं दिशा दोनों होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट है ये। विस्थापन का मूल शून्य हो सकता है। विस्थापन का मूल शून्य हो सकता है। विस्थापन का मोल दोस्तों क्या है? शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मोल कभी शून्य नहीं हो सकता है। देख लेते हैं किस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं। यहां से ये वस्तु कोई चली इस तरीके से, यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर आई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आई और इस तरीके से यहाँ पर आ गई। तो जब यहाँ पर आ जाएगी तो जब इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, जैसे इसे एक सापेक्ष मान लेते हैं इस तरीके से, ये एक बिंदु के हिसाब से इसे मान लेते हैं और ये O मान लेते हैं, ये किसी वृत्त का केंद्र है। इनके बीच की ये त्रिज्या दी गई है दोस्तों, कैपिटल R, ये त्रिज्या दी गई है। अब देख लेते हैं इनकी प्रारंभिक स्थिति भी, ये बिंदु A है। अब इनकी प्रारंभिक स्थिति भी यही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, तो दोस्तों ये इनकी प्रारंभिक स्थिति है इस तरीके से। अब यहीं पर इनकी अंतिम स्थिति लिख लेते हैं, तो लिखेंगे अंतिम स्थिति। तो ये इनकी अंतिम स्थिति भी है। तो अब इस तरीके से ये पूरा एक गोला चक्कर लगाते हैं, ऐसे घूमते हैं। अंतिम स्थिति है। कुल दूरी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल दूरी क्या चले हैं, तो दोस्तों कुल दूरी चले हैं इसकी परिधि के बराबर। ये वृत्ताकार पथ है तो इसकी परिधि के बराबर।
अब इसकी परिधि क्या होती है, 2πr होती है, इसकी परिधि 2πr होती है। और इस तरीके से वो आकर अंत में कहाँ मिल जाती है, शून्य में मिल जाती है, तो उसका शून्य आ जाता है। और इस तरीके से ये जो है यानी इसका जो विस्थापन है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन चली गई दूरी कभी शून्य नहीं होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विस्थापन और दूरी में अंतर। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे विस्थापन और दूरी में अंतर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले पेज के 2 भाग करेंगे इस तरीके से, इनका ऐसे बंटवारा कर देंगे। अब यहाँ एक इस तरीके से ले जाएंगे रेखा, एक पार्ट ये हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। अब इस साइड लिखेंगे दूरी और इस साइड लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन। अब आइए देख लेते हैं इसमें। तो पहले दूरी में लिख लेते हैं पहला पॉइंट। तो दोस्तों लिखेंगे वास्तविक पथ वास्तविक पथ वास्तविक पथ का माप वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है। उसकी दूरी वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है। अब आइए विस्थापन में देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, विस्थापन की स्थिति विस्थापन की विस्थापन की स्थिति की विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन न्यूनतम दूरी का मापन न्यूनतम दूरी का मापन होता है। न्यूनतम दूरी का मापन होता है। दोस्तों ये पहला पॉइंट था। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट इसी का। यह एक अदिश राशि है दोस्तों। दूरी क्या है, लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, विस्थापन में यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यह हमेशा धनात्मक होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। यह दोस्तों मतलब दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन में क्या देख देते हैं यहाँ पर, यह धनात्मक
यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। शून्य भी हो सकती है। शून्य भी हो सकती है। अब आइए देख लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट। दूरी जो है, दूरी किसी रेखीय पथ, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर विस्थापन के बराबर हो सकती है। विस्थापन के बराबर हो सकती है। इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। इसका मापन इसका मापन विस्थापन के मापन से विस्थापन के मापन से अधिक होता है। अधिक होता है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं विस्थापन वाले पॉइंट में। चौथा पॉइंट, इस इकाई का मापन, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के, या तो दूरी के मापन के बराबर होगा। दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा, या फिर कम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। अब आइए दोस्तों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आइए दोस्तों क्या दिया गया है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे सभी बच्चों को। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है नंबर 1 में, कह रहा वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, उस पथ की माप उसकी दूरी कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ए से प्रारंभ करते हैं, प्रारंभिक स्थिति हो जाती है, और इस तरीके से ऐसे घूम के यहाँ तक आते हैं, ये अंतिम स्थिति हो जाती है। तो इनके बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है दोस्तों, वो न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये जो है वह वास्तविक पथ है जो वस्तु के द्वारा दूरी पूरी चली गई है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं, दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मापन एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मूल शून्य भी हो सकता है। शून्य कब हो सकता है, जब पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। जैसे ये ए बिंदु है दोस्तों, यहाँ से हम लोग ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं और इस तरीके से ऐसे चलकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनके बीच का जो न्यूनतम दूरी है यानी जो विस्थापन है वो शून्य हो जाता है। तो कुल दूरी चली गई, यानी कि परिधि के बराबर परिधि होती है 2πr, तो यहाँ पर 2πr है। लेकिन जब इनके बीच का विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कोई दूरी ही नहीं है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, विस्थापन तथा दूरी में अंतर, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। विस्थापन तथा दूरी में अंतर, तो इसे हाईलाइट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। अब देख लेते हैं,
तो एक साइड है दूरी और दूसरे साइड है विस्थापन। दूरी में देख लेते हैं, वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है, यानी कोई वास्तविक पथ है जो उसकी माप होगी, जो उसकी गणना होगी, वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। विस्थापन दोस्तों देखते हैं, विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। यानी विस्थापन क्या होगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के जो न्यूनतम दूरी होगी वह उसका विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है दोस्तों, ये सब कुछ हो सकता है। इस तरीके से आप लोग याद कर लें, यानी दूरी जो है वो केवल धनात्मक है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सब चीजें हो सकती हैं। अब आइए देख लेते हैं दूरी का अगला पॉइंट। तो दोस्तों दिया गया है, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है, इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। अब आइए वही विस्थापन में देख लेते हैं, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने पढ़ लिया विस्थापन और दूरी में संबंध, यानी विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट बनाते रहिए और इन सब चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।